Now we're going to see the approaches to job design. So job डिजाइनिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंट अप्रोचेस है, उसमें आता है एक जॉब इंजीनियरिंग, सेकंड है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, थर्ड है जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोच। जो अपन ने जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरी पढ़ी थी हैकमैन और ओल्हम की, उनके अकॉर्डिंग जो अपन ने पढ़े थे 5 फैक्टर्स, वो इसमें आएंगे। फोर्थ है अपना सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स। राइट, अब हम इस एक एक अप्रोच को हम डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। जॉब इंजीनियरिंग, ठीक है। जॉब इंजीनियरिंग क्या होता है? इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? इंजीनियरिंग इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स टू डिजाइन, बिल्ड एंड एनालाइज सम ऑब्जेक्ट। इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? जो प्रिंसिपल्स रहते हैं, जो भी टेक्निक्स रहती है, उनको यूटिलाइज करके हम कुछ ना कुछ डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं ऑब्जेक्ट की। अब इसी इंजीनियरिंग को हम जब जॉब के साथ रिलेट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? जॉब इंजीनियरिंग। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज यूटिलाइजिंग जॉब रिलेटेड नॉलेज and principles related to the specification of contents, methods, and relationship of jobs in a systematic and sequential manner so that a good job design is created। तो हम क्या करेंगे जॉब इंजीनियरिंग के कंटेक्स्ट में, कि जो प्रिंसिपल्स और नॉलेज हमें पता है जॉब के बारे में, उसको यूज करते हुए हम इस तरीके से सिस्टम्स और प्रोसेसेस को डिजाइन करेंगे ताकि हर चीज का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहे। किसका? जो मेथड हम यूज करेंगे, जो हमारा कंटेंट ऑफ जॉब रहेगा, और जो हमारी जॉब का रिलेशनशिप रहता है विद अदर जॉब्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। राइट, तो इन सब नॉलेज को हम कंपाइल करके अपने जॉब डिजाइन में यूटिलाइज करेंगे। राइट, तो क्या है? द रेलेवेंस ऑफ जॉब डिजाइन लाइज इन द फैक्ट दैट इट लिंक्स टास्क टू बी परफॉर्म्ड, work methods to be used, workflow among employees, and interdependence nature of relationship between employees and equipment and machine। तो जॉब डिजाइन की इंपॉर्टेंस कहाँ लाई करती है? वो हमें लिंक करके बताता है कि भाई हमको क्या काम करना है, हम किस मशीन पे करेंगे, हम क्या वर्क सिस्टम फॉलो करेंगे, हमारे काम का फ्लो कैसा रहेगा। बिकॉज कोई भी काम अकेला एक व्यक्ति नहीं करता ना, एक काम को कंप्लीट करने में कई बार 3 से 4 लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो वर्क फ्लो कैसा रहेगा, पहले कौन उस काम को करेगा, दूसरे नंबर पे कौन करेगा, तीसरे नंबर पे कौन करेगा, बिकॉज उसका भी सीक्वेंसिंग होता है कई बार काम का, है ना। जैसे प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं उसमें, और साथ ही साथ में रिलेशनशिप एम्प्लॉय, इक्विपमेंट और मशीन का एक ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप कैसा है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता कैसी है, वो भी बहुत जरूरी रहता है। तो ये जॉब डिजाइन हमें मदद करता है इन सभी चीजों को सुचारू रूप से करके सामने लाने के लिए, और साथ ही साथ में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जॉब्स को अच्छे से डिजाइन कर पाए। राइट, तो जॉब इंजीनियरिंग एक अप्रोच है। अब जॉब इंजीनियरिंग में एक और चीज आती है, टाइम एंड मोशन स्टडीज। ये जो टेलर थे, उन्होंने काफी स्टडी किया था टाइम एंड मोशन के ऊपर, और उन्होंने अपने जो उनके प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे, उसमें उन्होंने बताया भी था। अब ये टाइम और मोशन स्टडीज क्या होता है कि कोई भी काम को करने के लिए एक एम्प्लॉय को कितना समय लगता है, और मोशन में क्या आ जाता है कि उसका कितना मूवमेंट होता है। क्योंकि हम जब कोई भी काम करते हैं तो कई बार हमें मूव करना पड़ता है, हमें फोटोकॉपी चाहिए, तो हम मान लो हमारा सिटिंग एरिया नीचे है और हमारी फोटोकॉपी मशीन ऑफिस की फर्स्ट फ्लोर पे है, तो हमको ऊपर जाके अपनी फोटोकॉपी करनी पड़ेगी, या जो भी इस टाइप से आपका मोशन रहता है रिलेटेड विद वॉट एवर इट इज। तो उन सब चीजों की स्टडी की जाती है कि आपका मूवमेंट करने में ऑर्गेनाइजेशन में कितना समय जा रहा है, और किसी टास्क को कंप्लीट करने में आपका ऑर्गेनाइजेशन में कितना समय जा रहा है। तो इन चीजों को भी हम इस तरीके से सिस्टमेटाइज करने की कोशिश करते हैं कि आपका अननेसेसरी टाइम वेस्टेज ना हो अननेसेसरी काम करने में। साथ ही साथ में मूवमेंट जहां रिक्वायर्ड हो आपका वहीं पे हो, नहीं तो मैक्सिमम चीजें आपके आजू बाजू ही रखी जाती है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो छोटी छोटी चीजों के लिए। राइट, तो इन सब चीजों का अमालगमेशन रहता है जॉब इंजीनियरिंग में। इस टेक्निक को अप्लाई करके हम एक अच्छी जॉब डिजाइनिंग कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स। right? So the work related required tools and information are made readily available to the employees। तो इसमें क्या होता है कि employees जो हैं they are also involved in developing job design by allowing them to give their work related feedback। अच्छी चीजें क्या है जॉब इंजीनियरिंग की, कि जो वर्क रिलेटेड फीडबैक है वो हम एम्प्लॉयज से मांगते हैं ताकि हम अकॉर्डिंगली अच्छे से जॉब्स को डिजाइन कर सके। साथ ही साथ में जो वर्क रिलेटेड हम टूल्स या इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड है, वो भी इसमें हम एम्प्लॉयज को अवेलेबल कराते हैं। राइट,
टॉप मैनेजमेंट का भी इसमें एक पॉजिटिव अप्रोच होता है कि अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तो हम ये जॉब इंजीनियरिंग को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है जरूरी होती हैं। अब क्या है, बेस्ड ऑन एम्प्लॉय फीडबैक जॉब इंजीनियरिंग की कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। अब क्या ड्रॉबैक्स हैं कि रेपिटेटिव नेचर ऑफ वर्क मेक्स एम्प्लॉयज बोर्ड। अब क्या है, आप एक ही काम को बार बार कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि एक ही काम को आपको डेली करना है, तो एक पॉइंट पे आके आप क्या होगा, बोर होने लगोगे उसी काम को कर करके बार बार। फिर दूसरा क्या है, एम्प्लॉयज डू नॉट फाइंड स्कोप फॉर डूइंग समथिंग न्यू और इम्प्रूव द जॉब। अब एम्प्लॉयज क्या है, कई बार वो कुछ नया नहीं कर पाते, जो काम उनको दिया गया है, जो काम वो इतने टाइम से कर रहे हैं, वही उनका रेपिटेटिव नेचर में चलता रहता है। उन्हें कोई स्कोप नहीं मिलता कि वो कुछ उसमें नया करके दिखा सके। जो काम है एज इट इज वही उन्हें करना है, राइट। थर्ड पॉइंट है इसमें, एम्प्लॉयज रियलाइज दैट दे आर नॉट टर्निंग आउट एनी आइडेंटिफाइबल एंड प्रोडक्ट एंड हेंस हैव वेरी ईदर लिटिल और नो प्राइड इन देयर वर्क। उनको फिर धीरे धीरे रियलाइज होने लगता है कि वो छोटे छोटे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वही रिपीटेटिव काम डेली के, तो वो कुछ एंड प्रोडक्ट में कुछ सब्सटैंशियल, कुछ टैंजिबल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो उनको कोई खुशी नहीं मिलती उनके काम से, उन्हें ऐसा सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं मिलता। तो ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जॉब इंजीनियरिंग के, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ सकते हैं। फिर आता है हमारा ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच भी क्या आ जाएगा, हम ह्यूमन फैक्टर को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एम्फोसिस क्या रहता है कि हम जॉब एलिमेंट्स को तो ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन उन जॉब एलिमेंट्स के साथ हम ह्यूमन नीड्स को, ह्यूमन इमोशंस को भी इंटीग्रेट करेंगे, right? So human relations approach recognizes the need for designing jobs that are rewarding, be it financially or otherwise, and interesting to the job incumbent. Accordingly, jobs are designed in such a way to fulfill an individual's human needs like growth, recognition, respect and responsibility. तो क्या है, जॉब तो करनी है, लेकिन जॉब इंसान कब अच्छे से करेगा, जब उसको लगेगा कि जो वो काम कर रहा है उसके लिए उसे कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिल रहा है, रिवॉर्ड भी मिल रहा है। क्योंकि जब उसे रिवॉर्ड मिलेगा तो वो चीज उसको और मोटिवेट करेगी कि वो और अच्छा परफॉर्म करे। तो एक एम्प्लॉय के जो ह्यूमन इमोशंस हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है, उसकी जो नीड्स हैं उनका भी ध्यान रखना है। एक इंसान की क्या नीड हो सकती है कि भाई मैं ऑर्गेनाइजेशन में खूब ग्रो करूं, खूब तरक्की करूं, खूब आगे जाऊं, मुझे मान सम्मान मिले, मेरे काम की सराहना हो, मुझे और अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले, ये ह्यूमन नीड्स होती हैं। तो ये सारी नीड्स का भी हमें ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स को डिजाइन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हम जो जॉब एलिमेंट्स हैं उनके साथ एक इन सारी ह्यूमन नीड्स को भी अमालगमेट कर लें, जोड़ लें साथ में। तो ये हमें बहुत मदद करता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की भी ग्रोथ कराएं और अपनी जॉब्स को भी हम ब्यूटीफुली डिजाइन कर सकें। एनरिचमेंट है एज पॉपुलराइज्ड बाय Frederick Herzberg, that is also one of the method in human approach of job design. ये जो job enrichment है, हम इसको पढ़ेंगे आगे, वो भी एक human relations approach में ही आता है, ठीक है। अब ये जो हर्ट्जबर्ग थे, इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी जिसमें उन्होंने बताए थे, मोटिवेशन की एक थ्योरी है जिसमें उन्होंने कहा था कि दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है हाइजीन फैक्टर और एक होते हैं मोटिवेटर्स। तो ये जो दो फैक्टर्स क्या होते हैं, हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेंगे तो वो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं एक एम्प्लॉय में। जैसे इसमें क्या क्या आता है, वर्किंग कंडीशंस, है ना। वर्किंग कंडीशन, अगर आप किसी ऑफिस में काम करने गए और वहां पे वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं तो आपको लगेगा हाँ भाई चलो बहुत अच्छा है, सब बढ़िया। लेकिन अगर अच्छी नहीं है तो आप डिससेटिस्फाइड जाओगे, अरे यार कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा काम है, अच्छा बैठने की भी प्रॉपर जगह नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, स्मेल आ रही है। तो क्या होता है, अगर ये फैक्टर्स हैं तो ये सेटिस्फैक्शन कॉज नहीं करते, ठीक है, ओके वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। लेकिन अगर नहीं है तो डिससेटिस्फैक्शन जरूर क्रिएट करते हैं, इसलिए इन्हें हाइजीन फैक्टर्स बोला गया है। तो कौन कौन से होते हैं हाइजीन फैक्टर्स, वर्किंग कंडीशन हो गई, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, पॉलिसीज हो गई, आपका रिम्यूनरेशन हो गया, आपकी जॉब सिक्योरिटी हो गई, राइट। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आपको रूल्स रेगुलेशंस भी जरूरी है, अगर आपको नहीं पता होगा कि व्हाट टू फॉलो तो आप बहुत ज्यादा पजल्ड अप रहोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा ऑर्गेनाइजेशन का कोई सिस्टम प्रोसेस ही नहीं है। रिम्यूनरेशन है ना, पैसे कमाना, राइट। जॉब सिक्योरिटी, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ और हर दिन आप देखो एम्प्लॉइज निकाले जा रहे हैं और आपकी भी कभी भी नंबर आ सकता है,
तो ऐसे वर्किंग एनवायरनमेंट में कोई एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहता। तो ये क्या डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। लेकिन हाँ, अगर जॉब सिक्योरिटी है तो ठीक है, चलो अच्छी बात है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे होते हैं आपके हाइजीन फैक्टर्स। दे कीप एम्प्लॉइज टू वर्क, ये एम्प्लॉय को काम कराते हैं। ऑन द अदर हैंड मोटिवेटर्स क्या है? दे इंक्लूड फैक्टर्स लाइक अचीवमेंट, सेटिस्फैक्शन, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्निंग एंड ग्रोथ दैट कैन मोटिवेट एन एम्प्लॉय टू वर्क मोर एंड बेटर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली में एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि आप और बेहतर परफॉर्म करो, आप और अच्छा काम करो, राइट? क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो कुछ अच्छा पाए, उसे अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले, है ना? लोग उसकी तारीफ करें, उसे अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिले। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस फॉरेन भेजती हैं अपने एम्प्लॉयज को पढ़ने के लिए, है ना? और सबको नहीं भेजती, कुछ ही को भेजती जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, जिनके अंदर उनको कैलिबर दिखता है। तो मान के चलो 50 में से सिर्फ 4 लोग सेलेक्ट हुए फॉरेन ट्रेनिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन से। सो उन 4 लोगों का जो सेंस ऑफ अचीवमेंट रहेगा वो कितना हाई रहेगा। उनको लगेगा यार आउट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन हम 4 लोग सेलेक्ट हुए हैं, दैट मीन्स कंपनी ट्रस्ट अस एंड इन्वेस्टिंग इन अस, कि भाई वो हमको फॉरेन भेज के ट्रेन कर रही है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं उनको फिर आगे हेल्प करेंगे वो भाई और अच्छा परफॉर्म करे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये होते हैं मोटिवेटर्स। तो उनका कहना क्या था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर्स जो हैं उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है वर्क परफॉर्मेंस पे। तो हमें इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। सारे फैक्टर्स क्या हैं? ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी जॉब्स को डिजाइन करना चाहिए, राइट? फिर हमारा जो है जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वी आर नॉट टेकिंग दैट हियर इन डिटेल। उसका कॉन्सेप्ट सेम है कि उसमें 5 चीजें रहती हैं: आपका स्किल वेराइटी, आपका टास्क सिग्निफिकेंस, टास्क आइडेंटिटी, आपकी ऑटोनॉमी, आपका फीडबैक, और हमने मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर भी पढ़ा था। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। उस टेक्निक को यूज करते हुए भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं? जॉब डिजाइनिंग करती है, बिकॉज उनको अपना मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर को हाई रखना रहता है। वो चाहते हैं उनके एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहें और पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम, राइट? वो था आपका जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरी। अब फोर्थ इसमें क्या था? सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स। ठीक है, इसमें क्या क्या वर्ड्स आ रहे हैं? सोशियो टेक्निकल, सोशियो यानी सोसाइटी, टेक्निकल यानी रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी। सो ये जो अप्रोच है जॉब डिजाइन की, दिस एक्नॉलेजेस दैट टेक्नोलॉजी हैज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद सोसाइटी, बोथ अफेक्ट एंड आर अफेक्टेड बाय ईच अदर। सोसाइटी और जो टेक्नोलॉजी है वो दोनों एक दूसरे को भी अफेक्ट करती हैं और एक दूसरे से भी अफेक्टेड होती हैं, है ना? सोसाइटी में आज हम रह रहे हैं तो हम टेक्नोलॉजी का कितना यूज करते हैं, है ना? और टेक्नोलॉजी बिना ह्यूमन बींग्स के मतलब इतनी जितनी हमारी ग्रोथ हुई है टेक्नोलॉजी में, वो लोगों ने ही की है, लोगों ने ही खोज की है अलग अलग चीजें। तो वो दोनों का एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट रहता है, राइट? यहाँ पे foremost assumption behind this approach is that organization consists of the relation between a non-human system and a human system. So non-human system क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल सिस्टम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर रहता है, कंप्यूटर्स रहते हैं, सारी चीजें रहती है, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो रिक्वायर्ड है हमें। हम आज सॉफ्टवेयर पे कितना काम करते हैं। और दूसरा है हमारा ह्यूमन या सोशल सिस्टम, लोग भी चाहिए, बिकॉज जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो लोग ही तो बना रहे हैं ना। सो ये इन दोनों का इन्फ्लुएंस रहता है और ये दोनों चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे हमारा एम क्या हो जाता है कि हम ह्यूमन और नॉन ह्यूमन फैक्टर को इस तरीके से मिला के यूटिलाइज करें कि हम अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज कर सकें। क्योंकि जब हम अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर गुड्स और सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, राइट? और साथ ही साथ में हम वर्कर की भी साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों का काम बहुत फास्ट हो गया है ना? और साथ ही साथ में एरर के चांसेस भी धीरे धीरे करके हम कम करते जा रहे हैं, राइट? इसलिए ये जो है दोनों चीजों का अमालगमेशन होना बहुत जरूरी है। Thus, the socio-technical system approach of job design fosters a mashing of the technical and the social aspects of the job. किसी भी जॉब का टेक्निकल और सोशल एस्पेक्ट को ये कंसिडरेशन में लेता है। Jobs are not necessarily designed to be intrinsically motivating. Rather, they are designed so that the work is accomplished effectively. So, according to this approach, job should be designed by taking a holistic or systematic view of the entire job situation comprising of its physical and social environment. So, ये approach क्या कहती है कि हमें पूरे jobs को इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि हम उसकी entire job situation का
परव्यू ले, पूरी वो जॉब सिचुएशन क्या है, उसमें क्या-क्या आ जाता है, फिजिकल एलिमेंट्स भी आते हैं और सोशल एनवायरनमेंट भी आता है। तो इन दोनों चीज़ को हमें इसमें कंसिडर करना चाहिए और दोनों चीज़ों को इस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। 1 + 1 2 नहीं, 1 + 1 11 होना चाहिए। इस तरीके से इस अप्रोच को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करना चाहिए हमें जॉब डिज़ाइनिंग के टाइम।